उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। 80 सीटों पर जिस भी पार्टी ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया, वही उत्तर प्रदेश पर ही नहीं बल्कि देश पर भी राज करता है। और यह बात आज से नहीं, सदियों से भारत में प्रचलित है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह उपयुक्त पाया कि वो उत्तर प्रदेश में वाराणसी से अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत करें। आप तमाम प्रधानमंत्रियों को देखिए तो ज्यादातर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही चुनकर आए हैं और यही सफलता का राज भी माना जाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखें, 2014 में 71 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें मिली थी 80 में से, यानी कि प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश में मिलने से भारतीय जनता पार्टी के जो कैपेबिलिटी टू विन है उसमें बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ। 272 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर दोनों चुनावों में पारित किया और वो उसको दिलाने में उत्तर प्रदेश की सीटों की बड़ी भूमिका रही है। लिहाजा इस बार 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के इस पूरे कोड को वो अनकोड कर देंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर ठीक वैसा ही प्रदर्शन रखेगी जैसा 2014 या 2019 में देखने को मिला। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना लक्ष्य 72-75 के ऊपर रखा है, 75 प्लस। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इससे क्यों ऐसा लक्ष्य रखा, यह समझना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो कास्ट कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश का है उसे बहुत जबरदस्त तरीके से साधा था। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों का चयन भी इसी आधार पर बड़े पैमाने पर किया था। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा ओवरराइडिंग फैक्टर था और वो ओवरराइडिंग फैक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के साथ साथ हिंदुत्व को एक ओवरराइडिंग थॉट प्रोसेस के तौर पर प्रस्तुत किया गया था, जहां पर राम मंदिर निर्माण से लेकर तमाम अन्य मुद्दे बहुत हावी रहे थे। इसकी वजह से जो जातीय समीकरण स्थानीय स्तर पर काम करता है वो 2014 में नहीं काम कर रहा था। 2019 में जातीय समीकरण को राष्ट्रवाद और हिंदू अखंडवाद ने बड़े पैमाने पर कॉम्प्रोमाइज करके खत्म कर दिया, वाइप आउट कर दिया। और यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर 2014 और 2019 में जबरदस्त प्रदर्शन के साथ उत्तर प्रदेश में सामने आई। 2024 के चुनाव की शुरुआत में ही सबसे पहले हमने देखा जनवरी के महीने में राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की बात सामने निकल कर आई। 22 जनवरी 2024 ये तारीख भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही, और वो इसलिए कि राम मंदिर निर्माण एक भारतीय जनता पार्टी का सपना ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लोगों की उम्मीद, आकांक्षा, एक उम्मीद की किरण थी कि राम मंदिर के निर्माण के साथ ही एक नया अध्याय, एक नया राम राज्य की परिकल्पना पूरे देश में संचालित हो। लेकिन चुनाव आते आते राम मंदिर का मुद्दा थोड़ा बहुत हल्का होता चला गया। लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और बहुत जबरदस्त मिसाल यहां पर थी, और वो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा। ये दो चेहरे बड़े पैमाने पर ड्राइविंग फोर्स थे, और यही वजह थी कि आप पहले चरण में जब मतदान की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई तो वहां क्या देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ दोनों ने अपने अपने अलग मोर्चे संभाले। प्रधानमंत्री ने विकास की बात की, प्रधानमंत्री ने देश की बात की, देश की संरचना की बात की, लाभार्थियों की बात की, सरकार के परफॉर्मेंस की बात की। और अगर आप योगी आदित्यनाथ को देखें तो उन्होंने अपने हार्डकोर एजेंडे को आगे रखा, अपने हिंदुत्व वोट बैंक को इंटैक्ट रखा और अपने योगी होने के अस्तित्व को पूरे तरीके से जनता के सामने रखा। एक डेडली कॉम्बिनेशन सामने था। लेकिन पहले फेज के चुनाव खत्म होते होते एक बात की सनद होने लगी, हल्की हल्की सुगबगाहट होने लगी कि आरएलडी को साथ लेने के बावजूद, क्योंकि जातीय समीकरण भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से साथ देती है, आरएलडी को साथ लेने के बावजूद जातीय समीकरण हावी हो रहा है। कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है जो कि योगी मोदी की इस जोड़ी के साथ मिलकर जात के ऊपर एक बड़े पैमाने पर काम करके दिखा सके। जब तक दूसरे चरण का चुनाव शुरू हुआ और उसके बाद उसकी परिणति होने लगी तो हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई वाणियों में पाकिस्तान और उसके साथ साथ मुसलमान और तमाम तरह की बातें भी सामने आने लगी। जाहिर सी बात है, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपने कोर एजेंडे पर आ गई, क्योंकि हिंदुत्व वोट बैंक को एकजुट करना और कास्ट फैक्टर को ओवरराइड करना बहुत आवश्यक था।
लेकिन इसी समय एक बात सामने निकल कर आई और वो ये कि मैदान में दो लोगों की चर्चा शुरू हो गई, अखिलेश यादव, राहुल गांधी। अब आप सोचेंगे कि इन दो लड़कों के बारे में जो कि 2017 में एक फेलियर जोड़ी थी। 2017 के विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी बिल्कुल फेलियर जोड़ी साबित हुए थे। कांग्रेस का हाथ साइकिल के साथ, लेकिन नहीं चल पाए। इसके बावजूद वहां जो स्थिति बनी दूसरे चरण के मतदान के बाद, ऐसा लगा कि जातीय समीकरण हावी होता दिख रहा है। जाट और मुसलमान युक्ति की बात जो कि 2009 या उसके पहले के चुनाव में लोकसभा में दिखाई देती थी, वो बड़े पैमाने पर सामने आने लगी। और अब जोर शोर से इस बारे में चर्चा होने लगी कि क्या शेड्यूल कास्ट में भी अब डिवीजन हो रहा है और शेड्यूल कास्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर दो लड़कों के साथ आ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक शेड्यूल कास्ट के इस हिस्से में सेंध लगा दी थी। देखिए 2014, 2019 और 2024 में एक चीज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी एससी कैटेगरी में बड़े पैमाने पर सेंध लगाई थी। नॉन यादव ओबीसी बड़े पैमाने पर बीजेपी के पास था। यादव भी टूटकर बीजेपी के पास आ चुका था बड़े पैमाने पर 2019 में। और उसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट में नॉन जाटव, जो कि मायावती का वोट बैंक जाटव वोट बैंक है, उसके अलावा सारा वोट बैंक बड़े पैमाने पर बीजेपी के आसपास। ऐसा लग रहा था कि बीएसपी स्पॉइलर का काम करेगी और बीएसपी वोटों का डिवीजन करेगी, वोट कटवा पार्टी बनेगी। लेकिन बीएसपी का यह दाव चला नहीं। कम से कम दूसरे चरण से तीसरे चरण के बीच में आते आते यह बात स्पष्ट हो गई कि शेड्यूल कास्ट का वोट बट रहा है। और तीसरे चरण से जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आने लगी वो ये थी कि क्या संविधान में बदलाव हो सकता है, क्या आरक्षण बदला जा सकता है, उसके पैमाने बदले जा सकते हैं। और चौथे और पांचवें चरण तक आते आते आरक्षण में मुसलमानों को शामिल कर लिया गया। ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों के द्वारा की जा रही सेंधमारी बड़े पैमाने पर चुनावी मुद्दा बन गया। और यहीं से तीसरे चरण के बाद से दो लड़कों की जो पूरी जोड़ी है, इसकी रेलेवेंस बढ़ती चली गई और उत्तर प्रदेश का समीकरण अपने आप में अलग होता चला गया। इसके साथ साथ अब जब हम सातवें चरण के ठीक पहले बैठे हैं तो मैं बस इतना आपको बता दूं कि सातवें चरण में जातीय आधार ही सबसे बड़ा आधार है साहब। पूरे पूर्वांचल में छठे चरण में और सातवें चरण में मतदान का जो पूरा आधार रहा है वो जातीय समीकरण है। कौन सी जाति कहां किसके साथ सही बैठ रही है, कौन सी जाति किसको कितना वोट देख रही है, यही आज तमाम वोटिंग पैटर्न को डिसाइड कर रहा है। और यहां पर समाजवादी पार्टी का ये जो पैतरा है बड़ा जबरदस्त काम आया। समाजवादी पार्टी ने यादवों पर अपनी ओवर रिलायंस खत्म कर दी। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 5 यादवों को सीट दिया। इसमें से अधिकतम तो मुलायम सिंह परिवार के ही सदस्य हैं। उसके बाद गैर यादव ओबीसी में 27 उम्मीदवार हैं, सवर्ण में 11 उम्मीदवार हैं, 4 मुसलमान उम्मीदवार हैं और 15 दलित उम्मीदवार हैं। देखिए ये 15 दलित उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के लिए अपने आप में फर्स्ट है। 27 नॉन यादव उम्मीदवार ओबीसी कैटेगरी में बीजेपी के मुकाबले में समाजवादी पार्टी के लिए फर्स्ट है। इस आधार पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो जातीय समीकरण को साधने के लिए बड़े पैमाने पर कारगर होता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप बीजेपी का समीकरण देखिए जो कि आमतौर पर 14 और 19 के पैटर्न को फॉलो करता है। भारतीय जनता पार्टी ने 34 उम्मीदवार उतारे सवर्णों के बीच में से। भारतीय जनता पार्टी ने गैर यादव ओबीसी को 24 सीटें दी हैं। एक यादव उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी का और शेड्यूल कास्ट 16 उम्मीदवार है। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि जो शेड्यूल कास्ट सीट रिजर्व्ड होती है उसमें यूपी में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 2014 और 19 दोनों में जबरदस्त रहा है। और वो इसलिए क्योंकि बीएसपी के नॉन जाटव वोट बैंक पर बड़े पैमाने पर बीजेपी का कब्जा रहा और यही वो वोट बैंक है जिसने लाभार्थी के तौर पर भी बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी को पहुंचाया है। इस बार का चुनाव अब बड़े पैमाने पर जातीय समीकरण पर आधारित होता चुनाव दिख रहा है, जिसकी वजह से दोनों पक्ष बहुत उत्साहित हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसे उम्मीद है कि उसकी जो सेंधमारी है तमाम इन जातीय आधारों पर वो पूरी तरीके से काम कर रही है क्योंकि 2 बार काम कर चुकी है और इस बार भी उन्होंने कहीं कोई लूप होल छोड़ा नहीं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी हैं
जिनको इस बात का भरोसा है कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो बड़े पैमाने पर उनके पास आएगा और साथ ही साथ शेड्यूल्ड कास्ट की जो सेंधमारी या फिर बंटवारा है वो भी उनके साथ जुड़ता दिखेगा। और मुसलमान वोट तो है ही। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं साहब। सही आकलन तो हम 4 तारीख के बाद कर पाएंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि 7वें चरण का मतदान इस बात को पूरे तरीके से स्थापित करेगा और कर सकता है कि जातीय आधार पर पूर्वांचल में मतदान हुआ है। यानी कि यह चुनाव 2014 और 2019 के मुकाबले बिल्कुल अलग है।